हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज के हमारे एक अनदर सेशन पर, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने हिंदी व्याकरण के मॉक टेस्ट नंबर 4 को। इससे पहले अपने 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सो कि सभी स्टूडेंट ने वो मॉक टेस्ट देखे होंगे। यदि ऐसा कोई स्टूडेंट जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो पहले जो 3 लेक्चर हो चुके हैं मॉक टेस्ट के वो देख लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके सामने मॉक टेस्ट लाए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी का है, चाहे जीके का है, चाहे रीजनिंग का, मैथ का, वो सारे के सारे क्वेश्चनों का जो प्रारूप है वो आपके ऑनलाइन एग्जाम से मिलता जुलता है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है 62 तक अपने मॉक टेस्ट 3 में कंप्लीट कर चुके थे। तो क्वेश्चन देखिए अपने को क्या बोल रहा है, किस क्रमांक में मधु प्लस आचार्य की संधि है। अपने सामने क्वेश्चन दे रखा है मधु प्लस आचार्य, संधि विच्छेद दे रखा है और अपने से शब्द पूछा है कि ये संधि विच्छेद कौन से शब्द से मिलकर बना है। मैं आपको बता दूं कि संधि में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपके सामने शब्द दिया होगा और वो पूछेगा कि मुझे बताओ इनमें कौन सी संधि है। दूसरा, अपने पास एक शब्द दिया होगा और पूछेगा कि उसका संधि विच्छेद बताओ क्या होगा। और तीसरा, अपने पास संधि विच्छेद दिया होगा और अपने से पूछेगा कि इसका शब्द बताओ, संधि विच्छेद से कौन सा शब्द बनता है। तो ये जो तीसरा टाइप है, संधि विच्छेद दिया हुआ है और अपने से शब्द पूछ रहा है। यदि आपने मेरा संधि का लेक्चर देखा हुआ है तो उसमें मैंने आपको एक यण संधि करवाई थी। यण संधि क्या बोलती है स्टूडेंट, जब भी किसी शब्द में आधा व या य के पहले आधा कोई वर्ण आ जाए, कोई भी आधा वर्ण आ जाए, तो वहां 99% कौन सी संधि होती है स्टूडेंट, वहां संधि होती है यण संधि। अगर मैं उसके एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे स्वागत, स्वागत एक यण संधि का एग्जाम्पल है, क्योंकि वह के पहले आधा अक्षर आ रहा है। उसके बाद यदि मैं साधवाचार, साधवाचार देखिए वह के पहले आधा अक्षर आ रहा है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके पहले आधा अक्षर आए यह या वह के पहले, वहां आपको यण संधि देखने को मिलेगी। अगर मैं व्यू लूं तो व्यू यह के पहले आधा अक्षर आ रहा है। उसके बाद यदि मैं प्रत्युत्तर लूं, प्रत्युत्तर, तो देखिए यहां भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, यह के पहले आपको आधा तय देखने को मिल रहा है प्रत्युत्तर में। तो अभ्यागत, 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 ये यह के पहले आपको आधा भय देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां तो जब आपको यह या वह के पहले आधा अक्षर देखने को मिले तो वहां 99% आपको यण संधि टिक करनी है। अगर वो पूछता, अगर वो पूछता कि अभ्यागत में कौन सी संधि है, तो आप बता देते कि यहां यण स्वर संधि है। लेकिन अब उन्होंने संधि विच्छेद दे रखा है। और यण संधि को कैसे फाइंड करना है, जब भी उ या बड़े ऊ के जस्ट बाद कोई भिन्न स्वर आए। आपको पता है कि ये दोनों ना आए, इसके अलावा कोई मर्जी स्वर आए, जितने बच चुके हैं, ऊ या बड़े ऊ के जस्ट बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो क्या होता है स्टूडेंट, जिस वर्ण के साथ ऊ या ऊ लगे होते हैं वो तो आधा हो जाता है। जैसे अगर मैं ये देखूं, यहां ऊ है, ऊ के बाद आ चुका, यानी भिन्न स्वर आ चुका है। तो क्या करना है आपको, मधु दे रखा है, मधु में से आपको क्या करना है स्टूडेंट, मधु में से आपको यहां से ऊ निकालना है। ऊ निकल गया तो यहां क्या रह गया, यहां आधा धै रह गया, यहां आधा धै रह गया, यहां से ऊ निकाल लिया, यहां से आ निकाल लिया, तो +4 है। अब देखिए ये जो ऊ या ऊ होता है ये आधे वै में तब्दील हो जाता है। तो आधा वै और आधे वै को आ मिल गया तो क्या बन गया, वा बन गया, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। आपको क्या करना है, जब भी ऊ या बड़े ऊ के जस्ट बाद आ मिले, मैं यहां एक एक शब्द को ब्रेक कर रहा हूं ताकि इन फ्यूचर आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल अटके तो आप उसको तोड़ के बना सकते हो। मध्वाचार्य क्या करना है, ऊ जो होता है, ऊ या बड़ा ऊ, वो आधे वै में बदल जाता है। और ये यहां जैसे ही अपने ऊ या ऊ निकाला तो यहां आधा धै रह गया, ये वै आ गया, और ये वै को कोई भी स्वर होगा, अगर ई हुआ तो वी बन जाएगा, ए हुआ तो वे बन जाएगा। अब यहां आ था तो क्या बन गया, वा बन गया। इसी के साथ अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, देखिए आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। साधु प्लस आचार,
अब मैंने कहा था जहाँ भी ऊ या ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो यहाँ से मैंने इसको क्या निकाल लिया, ऊ को निकाल लिया। ऊ किस में निकलता है बच्चा, वह में। ये वह आधे वह में इसको आ मिल गया तो क्या बन गया बच्चा, वाह मिल गया। और यहाँ से जैसे ऊ निकाला तो ध क्या निकल गया, आधा रह गया, तो साधवा चार क्या बन गया, साधवा चार हमारा आंसर आ चुका है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपके सामने सेट करता हूं मैं। अब देखिए सु प्लस आगत। अब देखिए यहां से मैंने ऊ निकाला, ऊ तो निकल गया आधे वह में, वह को आ मिल गया तो क्या बन गया, वाह बन गया। और ये आधा सह रह गया तो क्या बन गया, स्वागत। इस प्रकार आप यण संधि के सारे एग्जाम्पलों को बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक तरह से वो ये बोलेगा कि मध्वाचार में कौन सी संधि है। आपको पता है कि जब भी वह या यह के पहले आधा अक्षर आए तो वहां आपको कौन सी संधि देखने को मिलेगी, वहां आपको यण संधि देखने को मिलेगी। और यदि संधि ब्रेक दे रखा हो, संधि विच्छेद दे रखा हो, तो वहां आप ऊ या बड़े ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो वो अपने तोड़कर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, पुष्प धनवा का सही समास विग्रह है। अब देखिए पुष्प धनवा, अगर आपने पर्यायवाची देखिए, हर एक एग्जाम में पर्यायवाची का सबसे बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा पर्यायवाची आएंगे ना आपको, उतने ही ज़्यादा आपका समास क्लियर होगा, उतना ही आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्लियर होगा, उतना ही आपका शब्द युगम सही होगा। पर्यायवाची का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपने कामदेव का नाम सुना है आपको, जो काम की भावना मन में जागृत करता है, कामदेव जो मन में काम की भावना जागृत करता है, तो कामदेव के बहुत से क्या स्टूडेंट पर्यायवाची हैं। आपको ये 100% एग्जाम में देखने को मिलता है, नहीं तो इसका एग्जाम्पल आपको समास में देखने को मिलता है। अब मैं इसके एक एक पर्यायवाची बताता हूं जो कि 100% इंपॉर्टेंट है, और मैं बताऊंगा कि सारे किसके समास के उदाहरण हैं। अनंग, देखिए अनंग एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब मैं इस क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा 64 पर, पहले मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करता हूं। अनंग, देखिए अनंग का मतलब है बिना अंग का। अनंग एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अनंग मतलब बिना अंग का। इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है कामदेव। एक शब्द और निकालता हूं, मनोज, जो मन में जन्म लेता है, काम की भावना मन में जन्म लेती है, तो मनोज। मनमिथ, तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है और कामदेव का पर्यायवाची है। मनमथ या मनमिथ, मनसिज, मन से जन्म लेने वाला, मनमथ, मन को मथने वाला। उसके बाद रतिकांत, वह जो रति का कांत हो। रति मतलब रति इसकी वाइफ का नाम था कामदेव की, रतिपति। अब देखिए पहला तो मैंने आपको अनंग बता दिया, अनंग। उसके बाद मैंने आपको बताया मनोज, उसके बाद मैंने आपको बताया मनसिज। इससे 5-6 चीजें क्लियर होंगी। मनसिज, मनोज, अनंग, मनमथ, रतिकांत, रतिपति। उसके अलावा और मैं आपको बताऊं तो कुसुमशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुसुमशर, पंचशर। अब देखिए सारे के सारे तो एग्जाम्पल हैं बहुब्रीहि समास के। यहां से मैं आपकी 3 चीजें क्लियर करवाऊंगा स्टूडेंट। ये सारे के सारे तो ये है कामदेव के पर्यायवाची। किसके, कामदेव के पर्यायवाची। दूसरी बात, ये सारे के सारे बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। तीसरी बात, ये सारे के सारे योग रूढ़ शब्द हैं। आपको पता है ना 3 तरह के शब्द होते हैं, यौगिक, रूढ़ शब्द, योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं, जो जिनसे तीसरा अर्थ निकले, इनसे तीसरा अर्थ निकल रहा है। अगर वो आपसे दे दे कि मन मत बताइए कौन सा है, और रूढ़ यौगिक या योग रूढ़, तो ये सारे के सारे क्या है बच्चा, बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे योग रूढ़ के उदाहरण हैं। तो देखिए मनमथ, मन को मथने वाला, तो बहुब्रीहि समास आ गया। मन को कौन मथता है, कामदेव। रतिकांत, वह जो रति का कांत है, कांत मतलब पति। तो यहां से एक चीज और सीखने को मिल गई, कांत किसका पर्यायवाची है, पति का पर्यायवाची है।
किसका पर्यायवाची है? पति का। अगर इसके साथ मैं आ और लगा दूं तो कांता बन गया। कांता किसका पर्यायवाची है? पत्नी का। ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। रति कांत, वह जो रति का कांत है। रति पति, वह जो रति का पति है। मनोज, मन में जन्म लेने वाला। मन सिज, जो मन से जन्म लेने वाला। उसके बाद वह जिसके कुसुम के सर हों, तो क्या होगा? कुसुम सर। वह जिसके पंच सर हों, वो कौन हो गया? कामदेव हो गया। अब अपने से पूछा था पुष्पधनवा। पुष्पधनवा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है कामदेव का। वह जिसके पुष्पों का धनुष है, वह जिसके पुष्पों का धनुष है, वह है कामदेव। तो देखिए कामदेव के सारे पर्यायवाची बता दिए। सारे के सारे पर्यायवाची बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, और जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चा? योगरूढ़ शब्द होते हैं। यानी आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन मैंने क्लियर करवा दिए। और रतिकांत, तो मैंने कांत शब्द में बता दिया। रतिकांत, वह जो रति का कांत है। रति कामदेव की पत्नी का नाम था। कांत मतलब पति, पति का पर्यायवाची है। यदि इसके साथ आ लगा दूं तो कांता बन जाएगा। कांता किसका पर्यायवाची था? पत्नी का। नेक्स्ट है झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है? यदि आपने अधिकरण समास को पढ़ा है तो अधिकरण समास ये बोलता है कि जब भी आपको स्थान का बोध होता है ना बच्चा, स्थान का बोध होता है, जिस संज्ञा सर्वनाम से आपको स्थान का बोध मिले वहां अधिकरण समास होगा। कौन सा? अधिकरण समास। जैसे में, पर, मध्य, भीतर, ये सारे के सारे शब्द आपको अधिकरण समास को इंडिकेट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि घर में सांप है। मैंने कहा था में, पर, मध्य, भीतर। घर में सांप है, में आ गया। सभी कमरे के भीतर बैठ जाओ, सभी कमरे के भीतर बैठ जाओ। बिल्ली कमरे के मध्य बैठी है, बिल्ली कमरे के मध्य बैठी है। तो मध्य शब्द किसको इंडिकेट करता है स्टूडेंट? अधिकरण कारक को। में, पर, भीतर, अंदर, मध्य, ये सारे के सारे शब्द स्थान को बताते हैं। और जो स्थान को बताता है वो कौन होता है बच्चा? अधिकरण कारक होता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो अधिकरण को बताते हैं। जैसे घृणा बताती है, दोस्ती बताती है, प्रेम बताता है, दुश्मनी बताती है। ये सारे के सारे अधिकरण को बताती है। जैसे मैं आपसे एक बोलूं कि दोनों में गहरा प्रेम है, प्रेम शब्द किसको इंडिकेट करता है? अधिकरण कारक को इंडिकेट करता है। उसके अलावा ये समय का बोध कराने वाले भी अधिकरण समास को अधिकरण कारक को बताते हैं। मैं सुबह में व्यायाम करता हूं, मैं सुबह में व्यायाम करता हूं। अब देखिए टाइम का बोध हो रहा है ना, तो जहां टाइम का बोध होता है ना वहां भी कौन सा होता है? अधिकरण। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। में, पर, मध्य, भीतर, अंदर, ये सारे के सारे किसको इंडिकेट करते हैं? ये सारे के सारे इंडिकेट करते हैं अधिकरण को। और सबसे बड़ी बात है, स्थान का जो बोध कराता है वो क्या होता है? अधिकरण। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि जो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। किस कर्म में नी उपसर्ग नहीं है? अब देखिए मैं अगर इसको तोड़ता हूं तो नी प्लस बंध आता है, नी उपसर्ग है। नी प्लस यम आता है, नी प्लस वास आता है। लेकिन यहां जो उपसर्ग है वो निर आता है, तो अपने को अलग पूछा था तो वो निर्बल हो गया। अब देखिए सपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। अब देखिए सपोला में अपने को पता है कि सांप आएगा। कौन आएगा? सांप। और ओला जो है वो है सी। यहां आपको प्रत्यय देखने को मिलेगा ओला। कौन सा? ओला। इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि कई बार ऐसे आपसे उपसर्ग पूछ लेते हैं जिसमें आपको क्या पूछा जाता है कि हमें बताइए इसमें कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है। अब आपको यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, आपको यहाँ याद रखना है सांप। सांप के पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए। सांप का पर्यायवाची क्या होगा? अब याद करिए, आपको सर्प भी पता है, सर्प के बाद आपको नाग भी पता है, लेकिन आपको कुछ अलग पता होना चाहिए। जैसे व्याल, व्याल सांप का पर्यायवाची है। उसके बाद भुजंग, भुजंग भी नॉर्मल सा वर्ड है। पनंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पनंग। उरग, उरग भी किसका? सांप का पर्यायवाची है। अहि, अहि भी आपको पता होना चाहिए, अहि। उसके अलावा विषधर, विषधर, व्याल, भुजंग, पनंग, उरग, अहि, विषधर, सरीसृप, नाग, सांप, सपोला, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? सांप के पर्यायवाची हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, कहता है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए जाति का जो बोध कराती है। अब देखिए पहला लोहा,
अब देखिए लोहा तो बहुत तरह क्या होता है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। नरम लोहा, भारी लोहा, हेमेटाइट, बहुत तरह के लोहे के अयस्क हैं। आप जब मकान बनाते हैं तो लोहे, अलग अलग तरह के लोहे आते हैं। वैसे भी मंगला सरिया आ जाता है, लोहे का बना होता है। टीएमटी आ जाता है। तो लोहे के बहुत प्रकार हैं। तो लोहा जातिवाचक संज्ञा है। सेना, सेना बहुत बोध कराती है काफ़ी सैनिकों का। पुस्तकें बहुत सी हैं, पढ़ने वाली, लिखने वाली, कविता वाली। बाइबल हो चुकी है, भगवत गीता हो चुकी है, कुरान हो चुकी है, अलग अलग तरह की पुस्तकें हैं। शैशव, देखिए शैशव एक अवस्था है। अवस्था सूचक सारे के सारे शब्द भाववाचक को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं? भाववाचक को प्रकट करते हैं। देखिए ये जो शैशव शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है जो शिशु से बना है। किसु से? शिशु। शिशु एक जातिवाचक संज्ञा है जिससे भाववाचक क्रिएट हुआ है, शैशव। अब इससे और भी बन सकते हैं, शिशु तव बन सकता है। शिशु तव भी भाववाचक संज्ञा है, शैशव भी भाववाचक संज्ञा है। तो दोनों की दोनों स्टूडेंट भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? देखिए लाखों लोग, लाखों इंडिकेट करता है संख्यावाचक विशेषण को, हुआ है। एक प्रेरणा, एक मतलब संख्यावाचक। आर्थिक तो शब्द ही आपको विशेषण प्रकट करता है। यानी इन तीनों में क्या हुआ है स्टूडेंट? तीनों में अपने विशेषण शब्द का यूज हुआ है। लेकिन जो तीसरा शब्द है अहिंसा की भावना, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है, मेरी अहिंसा, तो यहाँ विशेषण का कोई यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, चलते चलते लाइक और कमेंट कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। उसी के साथ यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए इसी के साथ मैंने आपको एक शब्द और बताया था, जिसके ऊपर आधा रह हो वो सारे के सारे क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। कपूर तत्सम है, कर्तव्य तत्सम है, कर्म तत्सम है। तो और बताइए कौन से जिनके ऊपर रह आते हों? वो सारे के सारे स्टूडेंट क्या होते हैं बच्चा? वो सारे के सारे तत्सम होते हैं। इसके अलावा और देखिए, कर्तरी, एक तो कर्पूर हो गया, कर्तव्य हो गया, कर्म हो गया, कर्तरी हो गया, गर्दभ हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? तत्सम। जिनके ऊपर भी रह होता है ना बच्चा, वो सारे के सारे तत्सम होते हैं। यानी पहला ऑप्शन तो कट चुका है, ये ऑप्शन भी कट चुका है, लेकिन फिर भी ये एक तत्सम है। इसका अगर तद्भव निकालना चाहूँ तो क्या होता है स्टूडेंट? कपूर होता है। आपसे पूछ भी ले तो इसका तद्भव कपूर होता है। इसका कर्तव्य होता है इस प्रकार से, कर्तव्य। ठीक है। अश्रु, जिनके पैरों में आधा रह लगा होता है ना बच्चा, वो भी मोस्टली आपको तत्सम शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे अश्रु, अश्रु के बाद आम्र, आम्र के बाद और देख रही है अग्रणी, अग्रणी। ये सारे के सारे कौन से? तत्सम। अब देखिए अश्रु एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है आंसू। तो यानी ये तीनों के तीनों क्या है बच्चा? तत्सम है। और कछुआ जो हमारा वो है तद्भव। क्या है? तद्भव। अगर आपसे पूछे कि इसका तत्सम क्या होगा तो इसका तत्सम होता है कच्छप। क्या होता है? कच्छप, कच्छप। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है, इप्सित शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखिए इप्सित का अर्थ होता है वांछित, किसी को चाहना, किसी को चाहना, किसी का प्रेम पाने के लिए कोशिश करना, इप्सित। और जो अनिप्सित शब्द होता है ना बच्चा, उसका अर्थ होता है बिना मांगे कुछ मिल जाना, अवांछित। यहां तो मांगना, वांछित करना, चाहना, यहां बिना मांगे कुछ मिल जाना। तो इप्सित का विलोम शब्द क्या हुआ? अनिप्सित। इसी के साथ इप्सित का जो अर्थ है ना अभिप्सित, ये इसका सेम वर्ड है। क्या है बच्चा? सेम वर्ड है अभिप्सित। आपको ये याद रखना है, अभिप्सित इप्सित सेम शब्द हैं दोनों। अपने से उल्टा पूछा था तो उल्टा होगा अनिप्सित। अभिप्सित अगर आपसे पूछ ले कुछ ऐसा जिसकी इच्छा की गई हो, अगर वाक्यांश में पूछ लेना जिसकी इच्छा, इप्सित का मतलब किसी चीज की इच्छा रखना, चाहना, वांछित होना। तो अभिप्सित का अर्थ भी होगा जिसकी इच्छा की गई हो, उसको बोलते हैं अभिप्सित। एक छोटा शब्द होता है अभिप्सा। क्या होता है? अभिप्सा। अभिप्सा आपको पता है कि जब वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं तो आता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा, उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? अभिप्सा। मेरी अभिप्सा है कि मैं D+B को क्लियर कर जाऊं,
मेरी तीव्र इच्छा है। तो ये तीनों एक ही वर्ड है, अभिप्सित, इप्सित, अभिप्सा। तीनों का अर्थ है किसी चीज को प्राप्त करना। अभिप्सा का अर्थ है बहुत जल्दी प्राप्त करना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अपने, कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सबसे फेमस जो जंगल होता है ना, वो होता है अरण्य। अरण्य, ऐसा कोई नहीं है जिसको अरण्य नहीं पता होगा। अरण्य के बाद कानन आता है, कानन है। कानन के बाद अटवी आता है, अटवी है। कांतार आता है, कांतार है। उसके बाद विपिन आता है, विपिन इसमें नहीं दिया तो विपिन भी लिख लीजिए। तो मैंने आपको 5 पर्यायवाची बता दिए, विपिन, कानन, कांतार, अटवी। अभी एक शब्द बताया था कांता। कांता किसका पर्यायवाची है? यदि आपने मेरी वीडियो को, आज की वीडियो को ध्यान से सुना है तो मैंने कहा था रतिकांत। कांत शब्द होता है बच्चा पति का पर्यायवाची, और कांता किसका होता है? पत्नी का, भार्या का, सुंदर लड़की का। तो देखिए, यहां से आपकी एक चीज और निकल के आ गई। अगर आपने कांत पढ़ा होता तो कांता आराम से उसको डिक्लेयर कर देते कि भाई ये नहीं हो सकता। महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है। वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? यदि आपने मेरी उपवाक्य को ध्यान से देखा होगा, आपको पता है कि संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पे जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, संज्ञा या प्रधान उपवाक्य है, मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनको बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य। जो विशेषण के लिए होते हैं विशेषण, और क्रिया के लिए क्रिया। आपको पता है कि संज्ञा उपवाक्य की एक विशेषता होती है, सबसे बड़ी अप्रोच है, परिभाषा से कुछ लेना देना नहीं। जिस भी वाक्य में की शब्द जुड़ा होना बच्चा, वो संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। अब कुछ और शब्द बताता हूँ। 100% ये है, 99 भी नहीं, 100% है। महात्मा गांधी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है। सचिन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, उसने मान लिया कि उसका दोष है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। देखिए, सब में की शब्द का आया उपयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? अब देखिए, सकर्मक क्रिया, हंसना एक अकर्मक क्रिया है। वह हंसता है, मैंने कहा था क्या या कैसे से अगर आंसर बनाते हैं तो आंसर मिले तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। वह रोता है, क्या रोता है? नहीं। वह उठता है, क्या उठता है? क्या का आंसर नहीं मिल रहा। वह हंसता है, नहीं। वह लिखता है, अब क्या लिखता है? कविता हो सकता है, पुस्तक हो सकता है, कहानी हो सकता है, उपन्यास हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो लिखता है। कितने सारे आंसर आ रहे हैं, तो लिखता है। लिखना एक सकर्मक क्रिया है। जगत में कारामार्थ का अर्थ है, जगत में कारामार्थ का अर्थ है, सॉरी, जगत में नहीं, जमात में कारामार्थ का अर्थ है जमात, जहां बहुत सारे लोग होते हैं। और कारामार्थ का अर्थ जहां करिश्मा हो सके। करिश्मा अगर बहुत सारे लोग, जमात मतलब बहुत सारे लोग, कारामार्थ का अर्थ करिश्मा आना। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं, कुछ ना कुछ अलग सा रिजल्ट आता है। तो एकता में शक्ति को रिप्रेजेंट करता है ये। जमात में कारामार्थ मुहावरे का अर्थ है एकता में शक्ति होना। नेक्स्ट है, किस कर्मांक में क्षति और क्षिति शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है? क्षति, अपने कहते हैं ना मेरी बहुत क्षति हो चुकी है, क्षति का मतलब हानि। तो यहां एक तो हानि का मतलब यहां दिख रहा है, एक हानि का मतलब यहां दिख रहा है, यानी ए और सी तो कट चुके हैं। और क्षिति, क्षिति एक तो आकाश है, एक पृथ्वी है। देखिए, क्षिति का मतलब है पृथ्वी, धरा। अब क्षिति के बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे अवनी, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची इसका अवनी। अवनी के बाद इसका जो पर्यायवाची है वो है ईला। ईला के बाद इसका पर्यायवाची है मेदनी। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे पर्यायवाची मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने इनको बार बार पढ़ा है। मही, अवनी, ईला, मेदनी, मही, क्षति, भू, धरा, भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट, वो डी है, याद रखना, डी। नेक्स्ट है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसकी पहले कभी आशा ना की गई हो, उसके लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो है, देखिए, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना ना की जा सके। यहां तो आशा है, ये तो हो नहीं सकता। अप्रत्याशित, जिसका मीन होता है जिसकी पहले कभी आशा ना की गई हो। तो इसका जो ऑप्शन है ना वो सी है। अगर मैं डी ऑप्शन उठाता हूं तो डी का मतलब है आशातीत,
जो आशा से परे हो, जितनी आशा आपने की हो उससे ज़्यादा मिले। अगर आपके सामने एक वाक्यांश आ जाए ना, वाक्यांश आशा से अधिक मिलना, की गई आशा से अधिक मिलना, उसको बोलते हैं आशातीत। ये आशा से अधिक, आशा से परे, उसके लिए यूज किया जाता है आशातीत। अकल्पनीय, जो कल्पना से परे हो, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती हो। अप्रत्याशित, जिसकी पहले कभी आशा ना की गई हो। अब इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट शब्द जुड़ के आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अप्रत्याशित शब्द में हमें उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द बताइए, तीनों बताइए कौन से होंगे। तो यदि मैं अप्रत्याशित को तोड़ता हूं तो पहले अ निकलता है, उसके बाद क्या निकलता है, प्रति निकलता है, उसके बाद आशा निकलता है, उसके बाद इत निकलता है। तो इतने सारे शब्द निकलते हैं प्रत्याशित को तोड़ने पर। अ भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, आशा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। आपको चारों चीजें याद रखनी है। दो तो उपसर्ग निकले हैं इसके अंदर, एक मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। उपसर्ग कौन से, अ और प्रति। मूल शब्द कौन सा, आशा। और प्रत्यय कौन सा, इत। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आयुर्वेदिक लिखा हुआ है, देखिए आयुर्वेद को यदि मैं तोड़ता हूं ना, आयुर्वेद, आयुर्वेद प्लस इक, तो क्या बन गया, आयुर्वेदिक, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युगम सही नहीं है। देखा, घोड़ा घोड़े होता है, बिल्कुल सही। गली गलियां सही होता है। चिड़िया चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु आ गया, सही है। आंसू आंसुओं, मोस्टली लोग इसको भी सही करके आएंगे, लेकिन मैंने बहुत बार बच्चा एक चीज़ बोली हुई है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर शब्द होते हैं जो हमेशा किस में प्रयुक्त किए जाते हैं, बहुवचन में। तो आंसू मैंने बहुत बार बताया कि आंसू हुआ, हस्ताक्षर हुआ, बाल हुआ, लोग हुए, समाचार, आप, दाम, होश, होठ, नेत्र, प्राण, दर्शन, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं बच्चा, ये सारे के सारे शब्द बहुवचन है। इसकी जगह प्राण भी आ सकता था, इसकी जगह दर्शन भी आ सकते थे, समाचार भी आ सकता था, लोग भी आ सकते थे, बाल भी आ सकता था, दाम भी आ सकते थे। सारे के सारे क्या हैं बच्चा, बहुवचन शब्द हैं। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करने का सबसे अच्छा तरीका है, उनके आगे मेरी लगाइए। यदि जिन शब्दों के आगे मेरी लगता है और शब्द व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है तो वो तो स्त्रीलिंग है, और जिनके आगे मेरा लगता है और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है तो वो क्या है, पुल्लिंग है। देखिए, मेरा संविधान, मेरा संविधान यानी ये तो मेल है, यानी पुल्लिंग है। मेरा संगठन यानी मेल है, पुल्लिंग है। मेरा सिंदूर पुल्लिंग है। मेरा संसद नहीं होता, मेरी संसद होता है, तो ये मेरी है, यानी ये फीमेल है, यानी ये स्त्रीलिंग है। तो इसके आगे मेरी लगेगा, और जिनके आगे मेरी लगता है वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको सारे के सारे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो चुके हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है ना बच्चा, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल DSSB एग्ज़ाम प्रिपरेशन उस पर पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है अमन नारंग के नाम से, आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका जो भी मैसेज है वो आप पूछ सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ईजिली से आप इसको पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।